मुझे इसी चीज़ का मलाल है कि मैं प्रधानमंत्री को अपनी बात समझाने में कामयाब नहीं हुआ। मैं जब गया प्रधानमंत्री जी से मिलने तो इस्तीफा जेब में रख के गया था। 5 जगह ट्रांसफ़र किया मेरा। किसी गवर्नर का इतनी जगह ट्रांसफ़र होता है। अभी मैं आया हूँ रिटायर होकर, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉन एज ऑन टुडे। फिर सब गवर्नर को रिटायर होने के बाद मकान मिलता है, कोई मकान मुझे नहीं दिया सरकारी। टू मच पावर कंसंट्रेटेड है प्रधानमंत्री के हाथ में। पार्टी में कुछ लोग अच्छे हैं? अच्छे तो सब जगह होते हैं, जेल में भी जो लोग होते हैं उनमें कुछ लोग अच्छे होते हैं। आपके सगे संबंधी वाइफ सब कहेंगे अरे उनके यहाँ ऐसी गाड़ी आई, ऐसा घर बना है, तो लग जाते हैं उसी काम पे लोग। लेकिन जो इस काम पे लग जाते हैं वो फिर प्रधानमंत्रियों से नहीं लड़ सकते, ना बोल सकते हैं उनके सामने। क्यों, आपको क्यों लगा कि किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए? कि जिस देश के जवान और किसान सेटिस्फाइड नहीं होंगे वो देश सर्वाइव नहीं करेगा। प्रधानमंत्री की जो एक इमेज बनी हुई है, लोग तो उनको पसंद बहुत कर रहे हैं। कर रहे होंगे गुजरात में, बाकी देश में तो नहीं कर रहे हैं। अब चल जाएगा पता जब चुनाव होगा 24 का। जैसे कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। अभी यही नारा खुद हार गई, बेटा हार गया, फजीहत हो गई। तो मुझे लगता है इसी बार हो जाएगा 24 में। अभी 1 महीना पहले राजभवनों में था, अब इसमें किराए के 2 कमरे के मकान में हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सर समझ नहीं आया, किराए के कमरे क्यों? मेरे पास घर ही नहीं है। मैंने कभी भी राजनीति से कोई पैसा पैदा नहीं किया। प्राइम एशिया टीवी पर आपका स्वागत है और मैं हूं नंदप्रीत सिंह। आज इस इंटरव्यू को हिंदी में करने का एक खास मकसद है क्योंकि श्री सत्यपाल मलिक जी हमारे साथ हैं। अच्छी बातचीत हो, दिल से दिल की बातचीत हो, इसलिए हमारी कोशिश है कि आज की बात होगी। मेरी हिंदी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर हाथ जोड़ के पहले ही माफ़ी मांगता हूँ अगर कुछ इधर उधर हो जाए। बहुत अच्छी आप जी। मलिक साहब हमारे साथ हैं, सबसे पहले स्वागत सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। पंजाबी च कहने सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। क्या हाल चाल है सर आपका? एकदम ठीक जी। थैंक यू। कैसे चल रही है सर जिंदगी? मैं तो एक ही जैसा रहता हूँ, फकीर आदमी हूँ, मुझे किसी हाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। अभी 1 महीना पहले राजभवनों में था, अब इसमें किराए के 2 कमरे के मकान में हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सर समझ नहीं आया, किराए के कमरे क्यों? मेरे पास घर ही नहीं है। मैंने कभी भी राजनीति से कोई पैसा पैदा नहीं किया, लिहाजा मेरे पास ना घर है, बल्कि जो खानदानी ज़मीन थी वो भी सब बिका गई टू सर्वाइव। और ये जितनी मेरी पेंशन आई उतने में इसका किराया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो 2 रोटी सब खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। जी। सर ऐसे देखा हमने तो जो भारत के सियासतदान हैं उनकी जो ज़मीन होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो बढ़ती तो हमने सुनी है और देखी है, घटती पहली बार सुनी है। मैं तो 3 बार MP रहा हूँ, MLA रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, गवर्नर रहा हूँ 5 स्टेट का। जी। मेरी तो सारी तो पुश्तैनी ज़मीन बिक गई और कोई एज सच अर्बन प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है। आप गवर्नर रहे, बड़ा चर्चित है उसमें आप रहे, आपने बहुत सारा काम किया, खासकर पूरे देश के किसान, जब किसान आंदोलन की बात हुई तो आप किसानों के साथ खड़े हुए, तो बहुत सारा स्नेह वो सारे देश के किसान, चाहे वो किसी भी राज्य को, वो आपसे करते हैं। खासकर पंजाब के, हरियाणा के किसान तो आपसे बहुत स्नेह करते हैं, आदर सत्कार करते हैं आपका। वही मेरी ताकत है, मैं उसी को अपनी कमाई मानता हूँ। क्यों, आपको क्यों लगा कि किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए? मैं किसान बैकग्राउंड से था। मैं बचपन में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो मैं 8 साल का था तब अपनी खेती दिखवाने लगा था। और फिर राजनीति में मैं चरण सिंह जी के साथ रहा और पूरा मेरा बेंट ऑफ माइंड जो था वो प्रो किसान था। जी। सर गवर्नर होना और उस समय इतना मतलब बुलंद आवाज़ करना, तो डर नहीं लगा आपको? नहीं, मैं जब गया प्रधानमंत्री जी से मिलने तो इस्तीफा जेब में रख के गया था।
कब? मैंने सोचा जब ये आंदोलन चल रहा था जी। मैंने सोचा कि ये इस वक्त बोलना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय गवर्नर होने के। तो पड़े थे बेचारे कई कई महीने से, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई बात नहीं हो रही थी। तो मैंने प्रधानमंत्री को काफ़ी इस पे कहा सुनी हुई मेरी उनसे, उसके बाद भेंट नहीं हुई और लगता आगे भी नहीं होगी। तो लेकिन मैंने स्टैंड लिया। क्यों लगता है आपको ऐसे? कोई नाराजगी थी आपकी लीडरशिप के साथ? ना मेरी पर्सनल कुछ नहीं था इसमें। मैंने फील किया जब लोग मरने लगे, कुतिया भी कहीं मर जाती है तो दिल्ली से उसके लिए कंडोलेंस मैसेज जाता है। 700 किसान मरे, एक शब्द किसी ने नहीं कहा, पार्लियामेंट में नहीं कहा, सरकार ने नहीं कहा। तो ये बहुत मुझे लगा कि ये हम लोगों को बहुत हिकारत की निगाह से देखते हैं। 3 कृषि कानून वापस ले लिए सरकार ने, तो अभी भी कोई किसानों के लिए 2 शब्द नहीं बोले जो शहीद हुए हैं इस आंदोलन? वो भी माफ़ी मांग के लिए और उसके बाद जो प्रॉमिस किया था रिटन में उसको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। MSP का था, मुकदमे वापस करने का था, कुछ किए हैं, कुछ कर रहे हैं अभी भी, और कई चीज़ें थी जिनको नहीं कर रहे हैं अभी। गवर्नर साहब, 3 कृषि कानून आए, किसान पूरे देश से खड़े हुए, दिल्ली के बॉर्डरों पे आके उन्होंने यहाँ संघर्ष किया, तो उसके बाद 3 कानून रिपील जो सरकार ने वो ले लिए। तो उसके बाद जो किसानों के मसले हैं वो तो वहीं के वहीं अटके हुए हैं, तो उसका हल कैसे देख रहे हो आप? क्या भाई इतनी कामयाबी हुई कि वो कानून नहीं आए हम पे, वो बहुत खराब कानून थे। उसका हल तो ये है कि किसानों को निरंतर सतत लगातार संघर्ष करते रहना पड़ेगा। तो अभी भी किसान संघर्ष कर रहे हैं, तो कैसे? मैं तो सब जगह जा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि दोबारा संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और करना पड़ेगा। ये सरकार नहीं मानेगी बिना उसके। सर, क्या आप नेतृत्व करेंगे किसान? नहीं, नेतृत्व नहीं करूंगा, मैं सहायता करूंगा बस, बाहर से रह के। कैसे सहायता करोगे आप? जाऊंगा, सब जगह जाऊँ, बैठे होंगे मैं भी बैठ जाऊंगा। सर, आपको इस सब जो ये दौर था उसके दौरान कोई प्रेशर आपके ऊपर था? आपको लगा कि ये नहीं तो ऐसे मिल जाएगा? आपको कोई लालच देने की कोशिश की हो? आपको मेरा कहना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने मशवरे दिए कि तुम वाइस प्रेसिडेंट हो जाओगे, प्रेसिडेंट हो जाओगे, चुप हो जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है बोलना। दिल को तसल्ली है? बिल्कुल, बिना तसल्ली के मैं काम ही वो करता हूँ जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। अच्छा सर, किसानों के जो मसले हैं, किसान लगातार एजिटेशन के राह पे है, किसान कह रहे हैं हमारे साथ वादा खिलाफी हुई है, तो इसका हल आपको सिर्फ संघर्ष में ही नजर आ रहा है या फिर बातचीत? बातचीत तो वो करते ही नहीं है। आप देखो ना, सरकार ने बातचीत कहाँ की, इन लोगों से भी कहाँ की थी। बुलाते थे, खाना खा लो, खाना ही खाते नहीं थे, और फिर इनसे बदतमीजी करते थे मीटिंग में भी किसानों से। सरकार ने MSP पे कमेटी बनाई है, उस पे किसानों ने जो उस पे इतराज जो लगाया है, उनका सही है, चूंकि उस कमेटी का इंचार्ज तो उस आदमी को बनाया जो जिसने कानून ड्राफ्ट किए थे, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को। तो सरकार क्यों इस राह पे क्यों है? क्यों वो अपने देश के किसानों को सरकार कर रही है? बेसिकली एक बात नहीं समझती है कि जिस देश के जवान और किसान सेटिस्फाइड नहीं होंगे वो देश सरवाइव नहीं करेगा। लेकिन सरकार का एटीट्यूड किसान विरोधी है। आपको ऐसे लग रहा है? हाँ, मैं कन्विंस्ड हूँ। लगता नहीं है, मैं कन्विंस्ड हूँ। मेरी तो चूंकि बहुत बातचीत हुई इस दौरान, तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि उनको कोई परवाह नहीं है किसानों की। जी सर, आपने किसानों की बात की और जवानों की बात की। सरकार अग्निवीर स्कीम लेके आई, उसका एक तरह से विरोध देखने को मिला। विरोध नहीं, वो तो उसके बाद तो फौज कुछ रहेगी नहीं आपकी। 3 साल के लिए कौन मरने के लिए जाएगा? जो जाएगा वो भी, उसको भी कोई जज्बा नहीं होगा जान देने का। पर सरकार तो कह रही है कि बहुत अच्छा फैसला है हमारा। भाई सरकार खुद वो अपनी पीठ थपथपाती रहे, लेकिन किसी ने उसको पसंद नहीं किया। पर सरकार तो कह रही है कि लोग हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री की जो एक इमेज बनी हुई है, लोग तो उनको पसंद बहुत कर रहे हैं। कर रहे होंगे गुजरात में, बाकी देश में तो नहीं कर रहे हैं। अब चल जाएगा पता, जब चुनाव होगा 24 का, तो ये पता चल जाएगा प्रधानमंत्री कितने पसंद किए जा रहे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, किसी को भी ये वो नहीं कर रहे हैं एड्रेस। तो जो 2024 में आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति बनेगी, क्या मुख्य मुद्दे होंगे, क्या होने चाहिए? मुख्य मुद्दा होगा महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मसले, नौजवानों के मसले, और अब की ये आसानी से इसको हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाएंगे। और अगर ये मसले रहेंगे तो कोई सवाल ही नहीं इनका पावर में आने का। सर, आप
आपका तजर्बा बहुत है ज़िंदगी में, सियासत का भी आपने एक ग्राउंड लेवल से जो एक स्टूडेंट यूनियन से इतना बड़ा सफ़र आपने तय किया। तो आप क्या मान रहे हो ज़िंदगी में, अगर आपको बताना हो कि एक ये अच्छी चीज़ और ये एक बुरी चीज़, तो वो क्या थी? क्या वो मोमेंट अब अभी याद आता है आपको? अच्छी नहीं, जिंदगी में अच्छी चीज़ ये है कि यू बिहेव ऑनेस्टली, जो काम मिले उसे ईमानदारी से करो। पब्लिक लाइफ में ईमानदार रहना सबसे बड़ी ज़रूरत है। सर, जब आप मुझे याद आता है कि आप जम्मू कश्मीर में जब गवर्नर थे, तो आपने वहाँ एक तरह से भ्रष्टाचार को लेकर वहाँ मतलब एक तरीके से सरकार को उस कटघरे में खड़ा कर दिया था। तो क्या आप आज भी उसी बात पे स्टैंड करते हैं? मैं उसके आगे हूँ, अब तो मैं आज़ाद हूँ, बोल सकता हूँ। बहुत पूछिए मत, तो सारे जितने करप्ट लोग थे जिनके मैंने डील्स कैंसिल किए, वो सब सरकार से जुड़े हुए लोग थे। आज भी जुड़े हुए हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उनका यहाँ कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है करप्शन। तो सबसे बुरी चीज़ ज़िंदगी में क्या हुई? आपको लगा कि यार ये नहीं होनी चाहिए थी, तो वो कौन सी थी? कौन सा मोमेंट था ज़िंदगी में? सबसे बुरा मूवमेंट ये था कि मैं जिनको करप्ट बता के विरोध करता था, उनकी तरक्की हुई और मुझे 5 जगह ट्रांसफ़र किया। मेरा किसी गवर्नर का इतनी जगह ट्रांसफ़र होता है? मेरे अभी मैं आया हूँ रिटायर होकर, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉन है एज ऑन टुडे, कोई सिक्योरिटी नहीं है। फिर सब गवर्नर को रिटायर होने के बाद मकान मिलता है, कोई मकान मुझे नहीं दिया सरकारी। अच्छा, ऐसा क्यों? वो रंजिश। नहीं, सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए थी, जो आपका हक बनता है वो आपको देंगे वो जब मैं जाऊंगा कोर्ट में या कहीं, अभी तो नहीं दी उन्होंने। तो अभी आपको लगता है कि एक तरह से पार्टी ने बिल्कुल आपसे नाता तोड़ दिया? नहीं, पार्टी ने तो तोड़ ही दिया, मैंने भी तोड़ दिया पार्टी से। उन्होंने क्या तोड़ दिया? नाता तो मैंने ही तोड़ दिया जब मैं उनकी बातों पे यस नहीं करता हूँ। किस चीज़ का लगता है आपको, क्योंकि आप पार्टी से जुड़े रहे हो, पार्टी को आपने बहुत अंदर से देखा है, वो पार्टी को नीचे गिरते हुए देखा, ज़मीन पे फिर उठते हुए देखा, तो आपको क्या लग रहा है सर भी कहाँ जाके पार्टी गलती कर बैठी जो आप मानते हो कि नहीं, गलती यही कर बैठी, एक तो टू मच पावर कंसंट्रेटेड है प्रधानमंत्री के हाथ में। 7-8 मिनिस्ट्री के मिनिस्टर तो दफ्तर भी नहीं जाते हैं, सारा काम पीएमओ से उनका होता है। दूसरे, जनता के प्रति बहुत लापरवाही का एटीट्यूड है इनको, हेल विद इट करके, जो हमें कोई परवाह नहीं है महंगाई की, बेरोजगारी की, किसी चीज़ की। तो सर इसको आप अब कैसे देख रहे हो? अब आपका आगे क्या होएगा? आप क्या करोगे आगे, किस तरह से करोगे? नहीं, मेरा क्या, मेरा तो देखिए पॉलिटिक्स मेरा कोई करियर नहीं है, वो तो मेरे कन्विक्शन की वजह से मैं पॉलिटिक्स में था। अब मैं जहाँ जो योगदान कर सकूँगा संघर्ष में, किसानों के, नौजवानों के, उसमें शिरकत करूँगा। एक्टिविज्म करोगे? हाँ, हिस्सेदारी करूँगा। तो आपको अभी कैसे देख रहे हो? क्योंकि किसान आंदोलन के बाद ऐसे देखने को मिला कि किसान भटके जी, ये इधर चला गया, वो उधर चला गया, कोई इलेक्शन में चला गया। नहीं, जब लड़ाई शुरू होगी सब इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठे हो सकते हैं? 100% होंगे। सब वेल मीनिंग लोग थे, कोई ऐसे ही नहीं थे। वो तो कुछ हो जाते हैं आपसी मतभेद, तो आप जानते हो किसान इकट्ठा तो बैठता ही नहीं है। सर, किसान आंदोलन के समय हमने देखा, चाहे कोई दलित समाज से है, चाहे कोई जाट समाज से है, या पंजाबी जट समाज, जो मतलब सारे बंदे एक मंच ते इकट्ठे हो गए ने। तो अभी आप कैसे उनको दोबारा इकट्ठा करोगे? क्योंकि देश में तो एक दूसरे से अलग करने की राजनीति चल रही है वो, लेकिन वो भी समझ रहे हैं हो जाएंगे इकट्ठा जब प्रेशर आएगा। सर, बुरा ना मानना, हमारे देश में एक परसेप्शन है गवर्नर के बारे में, राज्यपाल के बारे में, उनको कहा जाता है कि एक तरह के चिट्टे हाथी हैं। ये कोई अंगूठा लगाते रहो चिट्टे। आप इत्तेफाक रखते हो इस बात से? नहीं, बिल्कुल सही है। गवर्नर की पोस्ट जो है वो कोई प्रोडक्टिव पोस्ट नहीं है, कोई काम नहीं करता है गवर्नर, सरकार की यसर करता है ऊपर से। अच्छा, प्रेशर होता है आराम से? नहीं, प्रेशर तो जब कोई मामला होता है तो दिल्ली से कहा ही जाता है ये करो, वही करते हैं सब। तो क्या लगता है सर आपको, कैसे ये जो हमारे देश में तो कहा जाता है कि गवर्नर की सरकार होती है किसी भी राज्य में, वो गवर्नर कहता है कि ये मेरी सरकार। वो टेक्निकल है, ठेका भी गवर्नर के नाम से छूटेगा, लेकिन गवर्नर हैज नो से इन इट। एक तरह से स्टैंप है। सर, जो ये सभी बातें हुई, जो भी हुआ, अभी आपको क्या मलाल किस चीज़ का है? कि मुझे कोई मलाल नहीं है, मुझे इसी चीज़ का मलाल है कि मैं प्रधानमंत्री को अपनी बात समझाने में कामयाब नहीं हुआ पूरी तरह, और उन्होंने उसको पर्सनल ले लिया।
कि अच्छा ये कोई मेरे से अलग भी राय रखेगा। आपको नुकसान हुआ इस चीज का? मुझे नुकसान फायदे का तो मुझे कोई कंसेप्ट ही नहीं है मेरे यहाँ। पार्टी में मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। जब वो गुजरात में थे तो वो किसान परस्त थे। उन्होंने एमएस के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन दिल्ली में आके वो बदल गए। दिल्ली का पानी रास नहीं आया। दिल्ली किसी को छोड़ती नहीं है किसी काम का। जी। अच्छा सर, ओवरऑल आप इस समय देश में क्या माहौल देख रहे हैं? क्या आपके मुताबिक गलत हो रहा है जो आपको लगता है ये ठीक होना चाहिए, या उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, देश में हो तो सभी गलत रहा है। नंबर एक, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, गरीबों के लिए कोई प्रोग्राम्स नहीं है, उनके लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। और नौजवानों के लिए कितने बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं जी। पर सरकार तो अभी कह रही है कि करोड़ों नौकरी वो देंगे 1 साल में। दे देंगे, तब देख लेंगे। मुझे तो लगता नहीं वो देंगे। हर डिपार्टमेंट में जगह खाली पड़ी हैं, कोई नियुक्ति नहीं हो रही है, किसी का आज तक ऐड नहीं आया। पार्टी में कुछ लोग अच्छे हैं। अच्छे तो सब जगह होते हैं, जेल में भी जो लोग होते हैं उनमें कुछ लोग अच्छे होते हैं। जी। आप जेल में भी रहे हो काफी समय। हाँ, मैं जेल में रहा हूँ, इमरजेंसी में भी रहा हूँ, अदरवाइज भी रहा हूँ। तो कैसे देखते हो, एक समय था जब जेलों से लीडर बनते थे। हाँ, आजकल जो लीडर है वो जेल जाने से डरता है। लीडर तो कुछ भी कहने से डरता है। वो लीडर की तो पूरा एटीट्यूड ये होता है, मौका मिला इसमें जो पैदा कर सकते हो वो कर लो। वो सोसाइटी भी हमारी उसे यही मशवरा देती है, रोज रोज नहीं मिलता है, कर लो जो कुछ करना, फला ये कर रहा वो ये कर रहा है। आपके सगे संबंधी वाइफ सब कहेंगे अरे उनके यहाँ ऐसी गाड़ी आई, ऐसा घर बनाए, तो लग जाते हैं उसी काम पे लोग। लेकिन जो इस काम पे लग जाते हैं वो फिर प्रधानमंत्रियों से नहीं लड़ सकते, ना बोल सकते हैं उनके सामने। सर, देश में जो लीडर है उनका कैरेक्टर नीचे गया है या लोगों का गया है? नहीं, या टोटल जैसे लीडर हो गए, दोनों का गया है। जैसे लीडर हो गए वैसे लोग हो गए। सही कह रहे हो आप, दोनों का गया। कारण सर इसका? कारण ये, मुझे बताओ कोई बेईमान लीडर चुनाव हारता हो? हारता ही नहीं है। बेईमान गुंडा वो 100% जीतता है। इसमें बदलाव तभी आएगा जब जनता का एटीट्यूड बदलेगा। आप दिल्ली में बैठ के पूरे देश की राजनीति को देख रहे हो। अभी एक तरह से एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है, जो जैसे बताया जाता है कि प्रधानमंत्री साहब तो कभी नहीं हारे, वो नहीं हार सकते, ना वो कभी पीछे हटते हैं। तो एक उनके इमेज बिल्ड किया गया है। क्या आपको लगता है उनका कोई विकल्प बन सकती कोई दूसरी पार्टी? हर आदमी है उनका विकल्प, तो आप भी हो मैं भी हूँ। विकल्प का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि जब देश की जनता तय कर लेगी बदलना है तो बदल देगी। जो उसमें चुना जाएगा। कोई पहले से तय नहीं होता कि अब जयप्रकाश जी के मूवमेंट में कोई विकल्प थोड़े ना था। स्टूडेंट मूवमेंट हुआ और वो सरकार बदल गई। तो जब बदलना होगा तो बदल दें, उसमें विकल्प की जरूरत नहीं है। जैसे कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। अभी यही नारा खुद हार गई, बेटा हार गया, फजीहत हो गई, तो ऐसा ही हो जाएगा। और मुझे लगता है इसी बार हो जाएगा 24 में। आपको लग रहा है 24 में बीजेपी 24 में बीजेपी बाहर हो जाएगी पावर से? पार्टी ने आपको मनाने की कोशिश की सर कि नहीं, अभी उस वक्त तो बहुत लोगों ने बात की, पर मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपना एटीट्यूड नहीं बदलूंगा। अभी आप कोशिश कर रहे हो कि किसानों को दोबारा फिर इकट्ठा किया जाए, कोई बातचीत उनसे चलाई जाए? सबसे टच में हूँ और ओपोजिशन के भी जो लोग हैं उनसे भी टच में हूँ कि वो इकट्ठा हों, किसान भी इकट्ठा हों और अपना अगर उसकी बात उनकी ना मानी जाए तो अपने आंदोलन को रिवाइव करें। क्या ओपोजिशन देश में बची है? क्या आपको लगता है कि ओपोजिशन में कोई इतना दम है अभी? अपोजिशन में दम है। देखो ना, सारे बाई इलेक्शन जीता है अपोजिशन। अभी जो चुनाव हुए हैं, एक आध सीट को छोड़ के सब अपोजिशन ही जीता है सब जगह। कौन लीडर बन सकता है ओपोजिशन में? मैं किसी एक आदमी का नाम नहीं लूंगा, ना मुझे कहना चाहिए, पर सब बन सकते, बहुत लोग हैं। अच्छा, किसानों के जो मसले हैं, क्योंकि आपको जो ज़्यादातर पूरे देश में जो लोग जानने लगे वो किसान आंदोलन की वजह से जानने लगे, तो उसके बाद आप किसानों के किसी प्रोग्राम में भी जाते हो, किसानों के साथ खड़े हुए भी नज़र आते हो, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि किसानों को क्या करना चाहिए अगर किसानों को
देश में अपनी होंद कायम रखनी है तो किसानों को एक तो इकट्ठा रहना चाहिए, छोटे मोटे मतभेद भुला देने चाहिए, साथ बैठना चाहिए। ये इंप्रेशन नहीं जाने देना चाहिए कि किसानों में डिवीजन है। नंबर 2, अगर उनकी बातें नहीं मानी जाए तो सरकार को चेतावनी देके फिर अपनी लड़ाई शुरू करनी चाहिए। उससे मेरा मतलब ये नहीं कि पहले जैसा धरना दो, किसी शक्ल में हो सकता है, जिला हेडक्वार्टर पे हो सकता है, स्टेट हेडक्वार्टर पे हो सकता है, पर लड़ाई अपनी जारी रखनी चाहिए। किसानों ने कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो कह रहे हैं कि हम किसी एक घराने को या कॉरपोरेट को हम आगे नहीं आने देंगे, पूरा देश नहीं चलाने देंगे। तो आपकी लड़ाई कैपिटलिज्म के खिलाफ है? ऑफ कोर्स। ये तो देखिए ना, अब सारे एयरपोर्ट अडानी को दे दिए हैं, सारी चीज़ें अडानी को दी जा रही हैं, यहाँ तक कि एनडीटीवी भी अडानी को दे दिया है। तो एक तरह से कुछ 4-6 लोग हैं, उन्हीं की तरक्की हो रही है, देश की तो कहीं हो नहीं रही है। तो देश कहाँ जाए, क्या करें लोग? भाई यही है कि लड़ें और बदलें इसको। अभी तो हम संघर्ष का रास्ता आपको लग रहा है? हाँ, डेमोक्रेसी में तो आपको ओपन है, आप चाहेंगे तो हटा देंगे। अच्छा सर, आप अगर जब मेघालय में गवर्नर थे तो असम मेघालय का जो विवाद है वो अभी भी उसी तरह से चल रहा है, उसका क्या कारण है? नहीं, वहाँ विवाद तो कुछ नहीं था, छोटा मोटा है, लेकिन वहाँ दोनों चीफ मिनिस्टर्स में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और वहाँ ऐसा कोई विवाद नहीं है जो बहुत दूर तक बढ़ के कोई प्रॉब्लम होगी। पंजाब हरियाणा जो ये 2 राज्य हैं, पंजाब में से कट के हरियाणा बना, तो एक तरीके से जो आंदोलन होता है या कोई भी नई जो लहर होती है वो पंजाब से, हरियाणा से, यहीं से खड़ी होती है, इस रीजन से खड़ी होती है। तो आप 2024 के लिए जो एक लहर है, सत्ता विरोधी लहर, वो आप कहाँ से देख रहे हो? क्या पंजाब से वो खड़ी? वो पंजाब ही से खड़ी होगी, क्योंकि पंजाब के लोगों की हिस्ट्री है लड़ने की। उसके सारे गुरु अपने बच्चे कटवा दिए, फिर भी लड़ते रहे। इसके बाद भी वो कौम जो है लड़ाकू कौम है, बहादुर कौम है और निस्वार्थ लड़ते हैं। इतने लोगों को खाना कोई और दूसरी कौम देश में खिलवाती है जितने को ये खिलवाते हैं। तो आपको लग रहा है कि पंजाब से वो लहर खड़ी हो सकती है? लहर खड़ी हो सकती नहीं, होगी, आप बेफिक्र रहें जी। तो आप उसमें किस भूमिका में नजर आएंगे? नहीं, मैं तो उनके, जब वो जहाँ बैठेंगे सड़क पे बैठेंगे, सड़क पे रहूंगा, उनके साथ रहूंगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी है वो भी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, जो दूसरी विरोधी पार्टियां हैं वो भी लगातार इस जदोजहद में है कि हम कुछ ना कुछ कर लें, कुछ ना कुछ अचीव कर लें। तो आपको ओवरऑल जो भारत की सियासत है वो कैसे नजर आ रही है, उसको आप कैसे देख रहे हो? नहीं, अभी तो वो बहुत बाइफर्केटेड है, बहुत सारे उसके टुकड़े हैं, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। वो चुनाव आते आते हो जाएंगे आपको लगता है? पक्का। तो सर आखिर में क्या आपकी तरफ से क्या मैसेज जो लोगों तक आप देना चाहते हो? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इस चीज़ को दीवार पे लिखा हुआ देख रहा हूँ कि अगर लोग अपने हकों के लिए नहीं लड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। केंद्र सरकार किसान विरोधी है, वो किसानों को उसकी ज़मीन से बरतरफ करना चाहती है, खेती को वो कॉरपोरेट को देना चाहती है। तो किसान जितनी जल्दी जाग जाएं और लड़ें उतना अच्छा होगा। जी सर, धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, दिल की नहीं, बातें मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, आपकी चैनल का मैं बहुत नाम सुना है। जी सर, इसलिए मुझे फौरन मैंने हाँ कर दी जब आपने मुझे फ़ोन किया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। सो दोस्तों, आज की इस मुलाकात में जो सत्यपाल मलिक जी हैं उनसे काफ़ी बातें की, काफ़ी जो सवाल है वो उनसे पूछे हैं। तो उन सभी से आपको क्या लग रहा है कि देश में अभी क्या हो सकता है, तो और इस इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें ज़रूर जो साझा करना। अगर आप YouTube Facebook पे देख रहे हो तो वहाँ पर साझा ज़रूर करना। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हमारी मुलाकात है ये अच्छी लगी होगी और आपके जहन में कुछ सवाल होंगे वो हमें ज़रूर भेजना, ताकि हम अगली किसी मुलाकात में सत्यपाल मलिक जी से वो सवालों के जवाब जरूर ले सकें। फिलहाल मुझे नंदप्रीत सिंह को दे इजाज़त। देखते रहना प्राइम एशिया टीवी।